बस वेलकम बैक बच्चों। दोपहर बच्चों स्टार्ट कर रहे हैं नया लेक्चर। तो एक चीज की चर्चा करनी है। तो देखो एनसीईआरटी से ना बेटा, जब मैं पढ़ा रहा था चैप्टर तो ना एक पोर्शन आया था जहाँ चाइना की आईडी थी, फिर पाकिस्तान की आईडी थी, और फिर इंडिया की नहीं कुछ था। जब हम पढ़ रहे थे बेटा कि चाइना में डुअल प्राइसिंग है, वो वाले बात पढ़ रहे थे। चाइना में ग्रेट लीप फॉरवर्ड वाली बात पूरा चाइना के ऊपर पढ़ रहे थे। लास्ट में ना एसटीआर करके एक काम आई थी, ठीक है ना। हम उससे ध्यान है कि आपको पता होगा मेरे को, लेकिन ना उस टाइम पे दिमाग में था कि मुझे कुछ बताना है एसटीआर से रिलेटेड, पर बेटा पता नहीं अचानक दिमाग से निकल गया। पर आज मैं बता देता हूँ। वो एसईजेड स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स अगर आप बच्चों को देखें तो बता देगा कोई है क्या? बहुत सारी बातें बताई हुई है मैंने पास्ट में आपको इसके ऊपर, मेरे को याद कराओ। अब एक एक करके इसके बारे में किसी भी कंट्री में ही लोकेटेड प्लेस है, पर बेटा उसके ऊपर इकोनॉमिक लॉस लगते हैं ना, इट इज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ कंट्री। तो आपकी खुद की कंट्री का ज्योग्राफिकल रीजन ही होता है, उसमें इकोनॉमिक लॉस लग रहे हैं ना, पूरी कंट्री से डिफरेंट होगा। समझाने की एक बात करूं, मान लो बेटा इंडिया ने क्या किया, नोएडा में एक जगह को बेटा आइडेंटिफाई किया और वहां पर ना बेटा ऐसी अब है तो बेटा इंडिया में ना, इसके ऊपर जितने भी इकोनॉमिक कानून लग रहे थे सारे के सारे बेटा कानून पूरी कंट्री से डिफरेंट होंगे, ठीक है ना। और आपको बता देता हूं एसईजेड की शुरुआत करने वाला चाइना है बेटा, ठीक है ना। और चाइना में ना एसईजेड इतना पॉपुलर हुआ हद से ज्यादा, ऐसा नहीं है कि इंडिया में पॉपुलर नहीं हुआ, पर बेटा चाइना में हद से ज्यादा पॉपुलर हुआ। उसकी एक और स्पेशल वजह भी है बेटा, इंडिया में ना अगर आप किसी को ना नौकरी पे रख लो तो ना बेटा उसे नौकरी से हटाना ना बड़ा मुश्किल होता है। लेबर लॉस इंडिया के बहुत खतरनाक है, जब आप आगे बढ़ोगे ना तो आपको लेबर लॉस के बारे में पता लगेगा, ठीक है ना। लेकिन चाइना पता है क्या कहता था कि अगर आप मेरी कंट्री में आ रहे हो, मेरी कंट्री में आपने एसईजेड में एक यूनिट खोल लिया है, मतलब एफडीआई लाओ, मेरी कंट्री में आ जाओ, जिसको मर्जी जब मर्जी निकाल देना, हम कुछ नहीं कहेंगे, कोई कानून नहीं है। तो इस चक्कर में भी ना बेटा उनके एसईजेड बड़े ही फेमस रहे, ठीक है ना। इंडिया मतलब ये सब एफडीआई को प्रमोट करने के लिए करता था चाइना, ठीक है ना। बाबू बहुत सारी फॉरेन कंपनीज आती हैं एससीजेड में बेटा, फैक्ट्री सेटअप करती हैं चाइना में, जब चाहे अगर उनको लग रहा मंदा आया लेबर निकाल दी, कुछ नहीं कर सकती लेबर। जबकि इंडिया में लेबर को निकालना इतना आसान कभी नहीं होता। समझ में आई पहली बात। अब बेटा जिसमें इकोनॉमिक लॉ की बात बताने जा रहा हूं वो भी आराम से समझ लो। अच्छा एक बात बताओ, आपने क्या किया, आपने इंडिया से एक प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करना है यूएस से, मैं हमेशा बताता हूं क्या कोई टैक्स है इस पे? आपने कोई प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करना है यूएस से, टैक्स होगा इसके ऊपर? नहीं होगा। इंडियन गवर्नमेंट लेगी? यार फटाफट से बताओ, टाइम ना पास करो। इंडियन गवर्नमेंट कोई टैक्स लेगी? नहीं। क्यों बेटा? अगर एक्सपोर्ट पे भी टैक्स लगा दिया आपने तो एक बार पहले आप इंडिया टैक्स लगाओगे, फिर यूएस से कहेगा मेरे यहाँ इंपोर्ट हुआ है, मैं भी इंपोर्ट पे टैक्स लगाऊंगा, तो डबल टैक्स लग जाएगा, आपका प्रोडक्ट कॉम्पिटेटिव ऐसे ही नहीं बचेगा, फॉरेन मार्केट तक पहुंचते पहुंचते महंगा हो जाएगा। मानते हो ना? तो एक्सपोर्ट पे कोई टैक्स नहीं लगना चाहिए ना। अब सुन लो बाबू, इंडिया की कोई यूनिट है मुंबई, ठीक है ना, और एससीजेड नोएडा में है, एक कंपनी और है बेटा, वो भी इंडिया की कंपनी है जो एससीजेड में है। ये कोई प्रोडक्ट खरीद रही है बेटा उस मुंबई की कंपनी से, ठीक है जी। बेटा जितनी भी कंपनीज एससीजेड को सामान बेचती हैं बेटा, स्पेशल डायरेक्शन होती है फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कि इनसे कोई भी जीएसटी चार्ज ना किया जाए। क्यों? क्योंकि एससीजेड का अल्टीमेट काम क्या है बेटा? एक्सपोर्ट करना। देखो मैं आपको एक बात समझाने की कोशिश कर देता हूं क्यों टैक्स ना चार्ज किया जाए। बाबू अगर इसने टैक्स चार्ज करके प्रोडक्ट भेजा, इसने भेजा कि 100 रुपए का दो प्रोडक्ट है और मान लो 5% जीएसटी, मैं तो 105 का बेचूंगा, तो इसने कितने का दिया होगा? 105 पे करे होंगे। एससीजेड ने 105 पे कर दिया, एससीजेड की जो कंपनी है। बाबू इसको प्रोडक्ट की कॉस्ट कितने की पड़ी होगी? 105 ही पड़ेगी। क्यों 105 पड़ेगी? क्योंकि बेटा जब ये सेल करेगा, एक्सपोर्ट पे कोई टैक्स है नहीं, जीएसटी। बेटा एक नियम है आईटीसी का, आईटीसी पता ना, इंपोर्ट टैक्स क्रेडिट का। क्या नियम है बेटा? परचेस की टैक्स की छूट जब मिलती है जब सेल पे टैक्स दो, क्योंकि इसने सेल पे तो टैक्स देना नहीं, इसने तो एक्सपोर्ट करना है। तो बेटा इसको परचेस की टैक्स की भी छूट नहीं मिलेगी अगर उस कानून के हिसाब से सोचा जाए। तो बेटा इसको सामान पड़ेगा ही कितना? 105 का। प्रैक्टिकली अगर बेटा
इसने सामान खरीद लिया और टैक्स जोड़ के आपने उसको सामान दे दिया, तो अल्टीमेटली प्रोडक्ट तो फिर महंगा हो गया, 500 रुपए महंगाई तो पहुंचेगा यूएस से। तो इंडियन गवर्नमेंट की स्पेशल डायरेक्शन होती है, चाहे ये नोएडा में लोकेटेड एक एंटिटी है, लेकिन इसका कानून बिल्कुल वैसे ही चलेंगे जैसे बेटा दूसरी कंट्री के लिए चलते हैं हमारे, इसे कोई भी टैक्स ना चार्ज कर ले। समझ में आई बात? इस वजह से बेटा कोई भी एंटिटी जब एसईजेड को सामान बेचती है तो टैक्स चार्ज नहीं करती। दिखाई दे रहा है इकोनॉमिक लॉ कितना अलग है। वो लॉ जो हम एक्सपोर्ट के लिए इस्तेमाल करते हैं वही एसईजेड के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। दूसरी बात, अगर एसईजेड में लोकेटेड किसी एंटिटी ने कोई इंपोर्ट कर लिया कैपिटल गुड्स का, मशीनरी खरीद ली, तो बेटा सरकार कभी भी इंपोर्ट ड्यूटी भी चार्ज नहीं करती, कोई इंपोर्ट ड्यूटी नहीं लगती। समझ में आया एसईजेड क्या चीज है? इसके अलावा और कंसेशन जो है वो तो है, यहाँ फैक्ट्री लगाओगे सब्सिडाइज इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी बाबू, अगर लोन लोगे तो कंसेशनल रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन दिलवाएंगे, मतलब वो जो है अदर बेनिफिट वो तो है ही है। ठीक है ना जी, जो दो स्पेशल बात थी वो मैंने बता दी। ठीक है जी, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? एसईजेड की शुरुआत करने वाला चाइना, ध्यान रखना, बाकी सब देशों ने कॉपी किया उसको। चलो खैर, विद दिस इंट्रोडक्शन शुरू करते हैं। 27-28 वन मार्कर्स हैं, ठीक है ना। 3 और 4 मार्कर भी ठीक ठाक आए हुए हैं, कोई बहुत तगड़ा क्वेश्चन नहीं है, एक आधी है बहुत तगड़ा तो। ठीक है जी, श्री गणेश करते हैं बेटा, आंसर आपने ही करने हैं सारे, पढ़ना शुरू करो फटाफट से। अरे यार तो चलो, ये तो था भी क्वेश्चन का लेवल, कुछ नहीं, 1 मिनट लगाओ फटाफट से पढ़ना। बाबू एचडीआई में हमने 9 इंडिकेटर पढ़े, इनमें से कौन सा हेल्थ का इंडिकेटर नहीं है? ठीक है ना, परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी लाइन, सिंपल था ये तो, वैसे भी बता देते, 1 मिनट ना लगाते। बहु पढ़ना है जरा, ऑप्शंस लो। शिविका चुप हो जा बेटे, बहु आगे आगे बैठ जाओ ना, अभी तो सबसे पीछे सीट ढूंढते हो, पूरा खाली बड़ा आगे। आंसर इज डुअल प्राइसिंग, याद तो आ ही गया होगा, इतना एनसीईआरटी से पढ़वाया तुम्हें, समझाया भी था डुअल प्राइसिंग। ठीक है ना जी, करेक्ट पेयर चूज करना बेटा, पहले इसमें देखो कोई करेक्ट पेयर है क्या, तो डी ऑप्शन पढ़ना ही नहीं पड़ेगा। नेकी और पूछ पूछ, आओ जी। आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल करेक्ट पेयर है, ग्रेटली फॉरवर्ड का काम ही था, मैसिव इंडस्ट्रियलाइजेशन। चलो जी, ये बताओ, लो ऑप्शन भी देखो। आंसर ए बी सी डी, आंसर है ए, क्योंकि चाइना में इकोनॉमिक रिफॉर्म 1978 में हुए थे, 81 नहीं। ठीक है ना जी, ये बताओ। आंसर इज बी। बाबू ये तो बात बिल्कुल ठीक है, चाइना की मेजर ग्रुप मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से आती है, जबकि बेटा ग्रेट प्रोलिटेरियन कल्चरल रेवोल्यूशन, अगर आपने एनसीईआरटी ढंग से पढ़ी है, वो ब्रैकेट में लिखते हैं 1965 में स्टार्ट हुआ, जबकि इसका टेन्योर बताया जाता है 66 से 76। ठीक है ना जी, लो उत्तर बढ़ाते हैं बात को आगे। अबे चलो, ये तो 1 सेकंड में ना लगाते आप। इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्या है? सी पढ़ना है करेक्ट। चाइना में हुई थी कोई वन साइड बोल रही? अरे भाई बावले ही हो बिल्कुल। चलो अब ये बताओ, ढंग से बताया ना। इंडिया, तड़ा तड़ा खाना है? दोनों गलत है। वही 5 ईयर प्लान चाइना में 1953, और मैं अभी बोल रहा हूं इंडिया ने सोशलिस्ट इकोनॉमी कब अडॉप्ट करी भैया, दोनों फॉल्स हैं। लो, असर्शन रीजनिंग के जो ऑप्शन होते हैं वो तो एज इट इज है। भैया चलो बताओ जी आंसर। आंसर इज बी,
बाबू स्टेटमेंट दोनों ठीक है, पर ये कोई इसका रीजन नहीं है। 1980s में इकोनॉमिक ग्रोथ पाकिस्तान की ज्यादा थी। मोस्ट ऑफ द बच्चे टेबल सुना के भी गए हैं। टेबल याद है? कल सुनाई थी आपने टेबल। बाबू पहले 80s टू 90s इंडिया का जीडीपी ग्रोथ रेट कितना था एनुअल है? 5.7, देन बेटा 7.3, ऐसे चाइना का दो 10.3, 6.8, 6.3। हाँ, वो मेरे को तो 6.3 चाहिए ना। 80s में पाकिस्तान का 6.3 था, इंडिया का 5.7। पाकिस्तान हमारे से ज्यादा ही था ना। ट्रू है ना ये स्टेटमेंट? और बाबू ये भी ट्रू है स्टेटमेंट, देखा जाए उन्होंने मिक्स इकोनॉमी अडॉप्ट करी, प्राइवेट और पब्लिक का मिक्स था, पर ये इस ग्रोथ का कारण थोड़ी था। ठीक है ना? ऐसे तो इंडिया ने भी मिक्स अडॉप्ट की थी, इंडिया में तो नहीं हुई ग्रोथ। ठीक है ना जी? कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? चलो जी, ये बताओ। ऑप्शन तो वही पुराने हैं। पहला ही गलत है? अच्छा हाँ ठीक है, गलत है। हाँ ये ठीक है। फर्स्ट स्टेटमेंट फॉल्स है, सेकंड बिल्कुल ट्रू है। ठीक है जी? ठीक है भाई। लो बेटा। बताओ ये बताओ, ये बताओ, बढ़िया क्वेश्चन, ठीक ठाक है मतलब। ये बाबू ये स्टेटमेंट तो फॉल्स ही है। इंडिया इंडिया में इकोनॉमिक रिफॉर्म ने कोई बाकी इकोनॉमिक रिफॉर्म के बाद से उस रिफॉर्म में प्रेशर लगा था। इंडिया और पाकिस्तान दोनों वर्ल्ड बैंक के प्रेशर के बाद लाए थे इकोनॉमिक रिफॉर्म, जब कर्जे बहुत चढ़ गए तो बेटा माननी पड़ी वर्ल्ड बैंक की। इंडिया भी और पाकिस्तान भी दोनों की चाइना स्पॉन्टेनियसली अपनी मर्जी से लाता। ठीक है? ये क्वेश्चन निकलेगा बिल्कुल खत्म, मैं पक्का बता सकता हूँ। ये कल वाला चार्ट हमारा। आंसर बताओ। क्वेश्चन पढ़ लिया आपने? करेक्ट स्टेटमेंट। पूरा स्टैट दे दिया, क्वेश्चन पता नहीं क्या पूछा होगा। घंटे बिल्कुल क्वेश्चन। 80s टू 90s होता था, ठीक होती है बात। उसने कहा कि ठीक है ना जी? मैं तो कह रहा हूँ देना ही नहीं चाहिए क्वेश्चन, सीधे पूछ, बेटा बच्चे बताएंगे। ये तो ऐसे ही बता दोगे ना ऑप्शन। ग्रेटली। चलो ये बता दो ऑप्शन के। बताओ। डैश एंड डैश। फर्स्ट एंड सेकंड है। फर्स्ट एंड सेकंड है। ठीक है भैया, मतलब सारे बच्चे बोल रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि अगर आपने नहीं पढ़ा तो रोक देना मुझे। ठीक है, मैं बात बताऊंगा क्योंकि मैं तो बहुत सारा कराना होता है एक दिन में। ठीक है? या फुल फॉर्म पूछना चाहिए लेफ्ट। ग्रेड फॉर्म ठीक है। चलो ये करेक्ट पेयर बताओ। करेक्ट पेयर। करेक्ट पेयर इज SEZ अट्रैक्ट FDI। अभी बताया वैसे तो। ये बताओ। हाँ जी, ये ले पढ़ा। अच्छा नेक्स्ट, मैंने तो अभी कुछ बोला ही नहीं। कोई नहीं, क्या हो गया, तू पढ़ा ना तू। आप अपना टाइम लो, टेंशन ना लो। ऑप्शन दिखा दो। हाँ दोनों फॉल्स है बेटा। पहला फॉल्स है, पाकिस्तान ने SEZ पॉलिसी इंप्लीमेंट नहीं की थी सक्सेसफुली, तो छोड़ो दो। आगे पढ़ो जी। अजम्पशन रीजनिंग के जो ऑप्शन होते हैं वही होंगे। ये मैंने क्वेश्चन पे गुड लिख दिया क्योंकि एक वजह थी इसकी।
हाँ जी, अभी मैंने इस क्वेश्चन में गुड इसलिए लिख दिया तो। अच्छा, ये स्टेटमेंट तुम्हें ट्रू लग रही है? हाथों हाथ ही गिर गया था पॉपुलेशन रेट 1979 में, तो आया ही है। 79 में है ना, तो लेट 70s ठीक तो बोल रहा है। लेकिन तुम्हें क्या लग रहा है एक ही साल में सब कुछ गिर गया था? नहीं गिरा था भाई, ठीक ठाक डेक्लाइन आया था। इसका मतलब ये नहीं है शार्प डेक्लाइन आ गया था, ये स्टेटमेंट फॉल्स है। शार्प डेक्लाइन नहीं आया था एक साल, वो 80s में आया था शार्प डेक्लाइन। हाँ, 70s में बस एक कंसिडरेबल डेक्लाइन आ गया था, थोड़ा सा आ गया था। अगर आप एनसीईआरटी पढ़ लोगे ना, एनसीईआरटी ने पढ़ लिखा है कंसिडरेबल डेक्लाइन, शार्प डेक्लाइन नहीं लिखा। ठीक ठाक डेक्लाइन आना शुरू हुआ था भैया। ये यही फंसाते हैं, तभी तो आईडी में बोलता हूं मुश्किल है। ठीक है ना, ये स्टेटमेंट फॉल्स है। चलो करेक्ट पेयर चूज करो फटाफट से। आंसर इज ऑप्शन सी। एक सेकंड, बताओ फटाफट से। मुझे लगता है भाई मैंने क्वेश्चन में नहीं किया भी तो दिखाया ढंग से। एग्रीकल्चर, चलो ये तो खत्म क्वेश्चन। ये क्वेश्चन ठीक ठाक है बाबू। पहले क्वेश्चन पढ़ो आप, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाने हैं। ठीक है ना बाबू, आपको करना क्या है, चार इवेंट में आपको दिखा रहा हूं, दो आपको दिख गए बाबू। ईयर सोचना पहले, उसके बाद ही तो लगेगा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। फर्स्ट 5 ईयर प्लान 1953, ग्रेट लीप फॉरवर्ड 1958, 1966 या 65 समझो, और बेटा इकोनॉमिक रिफॉर्म 1978। तो फोर्थ, सेकंड, फर्स्ट और थर्ड। कुछ नहीं बताना, पाकिस्तान के इकोनॉमिक रिफॉर्म पता ही है आपको। यार ये क्वेश्चन थोड़ा सा था, लेकिन गैस हो सकता था। मैटरनल मोर्टेलिटी रेट इज हाई इन, भैया चाइना के हेल्थ केयर सिस्टम अच्छा है, गैस हो सकता था। लेकिन अगर मैं पढ़ाऊं तो वो जो 33 का स्टैट्स थे उसमें था। पर मैं उस मतलब एक क्वेश्चन जो ऐसा आ गया उसके चक्कर में सारा नहीं याद करा सकता, क्योंकि मुझे पता है भैया मैंने जितना कराया मैं उससे भी हाथ धो बैठूंगा और कुछ नहीं होगा। बट 4 टेबल ही करा दी मैंने, वही चीज सही समझ रहा। ठीक है जी, ये बताओ। चलो क्या ही है, पढ़ना जरा। 26, 27, 28 बस फटाफट पढ़ दो। वो तो लिख के जाएंगे, छोड़ो, कुछ नहीं। अब बाबू, मैंने ना क्वेश्चन का आंसर पढ़ा भी नहीं है। एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन इसने दी, और बेटा जेंडर रेशो दी। सर मैंने तो तीनों कंट्री ली थी और 6 इंडिकेटर पे कंपेयर कराया था। क्या लिख नहीं पाओगे इन दो चीजों को? इसने तो क्या उस टेबल में से तो छोटा सा एक्सट्रैक्ट निकाल दिया, हमने तो पूरी टेबल एनालाइज की हुई है। लिख दोगे एनालिसिस? छोड़ो, आएंगे, आएंगे आगे पीछे। नहीं नहीं भाई, मैंने तो ये कहा है इसका एनालिसिस तो लिख ही दोगे ना, कोई दिक्कत नहीं। हाँ तो एनालिसिस लिखना है हमें, और क्या करना है। ठीक है ना, कुछ नहीं होता है ये ना, ये स्टार्ट आगे पीछे करेंगे तो क्या फर्क पड़ता है तुम्हें। पूरे तुमने ना चैप्टर ऐसे पढ़ लिया कि तुम्हें लगभग सभी इवेंट्स याद है, लिखा जाएगा, मुझे पक्का पता है इस चीज का। ठीक है ना, और आप खुद देख रहे हो पास्ट ईयर क्वेश्चन देख लेना, आज दिक्कत नहीं आएगी। तुम्हें लग रहा है बस कि हमें याद नहीं है, कोई दिक्कत है? सर ये क्वेश्चन पढ़ो, मुझे ठीक लगा क्वेश्चन। ठीक है ना, कर हम भी सकते हैं, पर एक बार मैं पढ़ाना चाहता हूँ। चलो ये लो, यहां से पढ़ लो। एक्सप्लेन व्हाई चाइना इज एबल टू लीड इन ऑल द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स। चाइना क्यों लीड कर रहा है बेटा?
एक एक करके एक एक दो दो जवाब देते जाओ, काम हो जाएगा। सबसे पहला जवाब आ गया भैया, अगर आप एचडीआई देख रहे हो, काफी सारे इंडिकेटर तो हेल्थ से रिलेटेड है बेटा, उसकी हेल्थ केयर फैसिलिटी सच में शुरू से बहुत कमाल रही है। एक तो ये कारण है उसका एचडीआई में लीड करने का, ठीक है ना। दूसरा, उनका एजुकेशन सिस्टम बहुत बढ़िया रहा है। सैनिटेशन ठीक है, पता नहीं है वैसे मुझे। और एग्जीक्यूशन ऑफ पॉलिसीज, इससे अच्छा कुछ? तो वो यही तो पूछना चाह रहा कि क्यों ज्यादा है बेटा, उनका इंडस्ट्रियलाइजेशन पे फोकस करना, इसकी वजह से एचडीआई का एक पैरामीटर है जीडीपी पर कैपिटा, वो बहुत अच्छा है। और एक बहुत काम का वर्ड नहीं है आप बोल पा रहे अभी भी, जो मैं समझ रहा हूं बेटा, सबसे काम का वर्ड है उनका बेटा सोशलिस्ट इकोनॉमी को अडॉप्ट करना, जिसको डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग बोलते हैं। सर क्यों, ऐसा क्यों? सोशलिस्ट इकोनॉमी को अडॉप्ट करने से क्या होता है बेटा? देखो, अगर आप कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को अडॉप्ट करते हो तो बेटा सोसाइटी में कुछ ही परसेंट लोग होते हैं जिनका भला होता है। अगर इंडिया अडॉप्ट कर लेता है ना, 10% लोगों का भला होता था, 90% सड़कों पे घूम रहे होते। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी समझते हो ना बेटा? what to produce, how to produce, for whom to produce, all these decisions are taken by the private sector। और प्राइवेट सेक्टर हमेशा उनके लिए बताता है जिनके पास मीन्स हो उसको बाय करने के लिए। तो बेटा उन्होंने सोशलिस्ट इकोनॉमी अडॉप्ट करी, इसका मतलब उन्होंने सबका ध्यान रखा ना, गरीब से गरीब तबके का ध्यान रखा ना, सबको खिलाया ना बेटा, सबकी मर्जी का प्रोड्यूस किया ना। ये भी एक कारण है बेटा उनका लीड करने का, क्योंकि वहां चाहे जितना मर्जी स्मॉल स्केल सेक्टर था, हर कोई फोकस में रहा है, हर कोई फोकस में। समझ में आई बात? एक बार इनका आंसर पढ़ दो, ठीक है ना। और ये आंसर ध्यान रखना, क्योंकि एक आध क्वेश्चन में दोबारा आएगा, ये सेम आंसर लिखना होगा आपको, बस क्वेश्चन का थोड़ा सा वे चेंज होगा वहां। पढ़ना, ये तो बात आ गई आपकी, ठीक है, ये बात मेरी आ गई। ये पढ़ना, सोशलिस्ट इकोनॉमी का फायदा दिखाई दे रहा है? ठीक है, ऑल ओके, चलो बाबू, ठीक है, लिखा जाएगा। पढ़वाऊं इनका आंसर या छोड़ दूं? ऐसी जड़ का मतलब, पढ़ लो भैया, पढ़ लो, पढ़ो पढ़ो पढ़ो, कोई नहीं, एक बार पढ़ लो। कितना डन? पढ़ना, डन। अब यहां पर आ जाओ बाबू, वो कौन कौन से एरियाज हैं जहां इंडिया के पास एज है पाकिस्तान से? सर मैंने लिख दिया सेल्फ, पढ़ेंगे कुछ नहीं, ठीक है ना, आप बता दो। और थोड़ा सा लॉजिक सोचकर, अच्छा है तो क्या बात कर रखा है बाबू। मैं कह रहा हूं एचडीआई वाले पैरामीटर मत ढूंढना, जनरल पैरामीटर ढूंढो जहां इंडिया के पास एज है ओवर पाकिस्तान। फिर मैं कह रहा हूं, मैं एचडीआई तुम भूल रहे हो, क्योंकि मुझे पता है ना फिर भाई वहां से बाहर ही नहीं आओगे तुम कभी, अगर सोचोगे हैं। हैंड रेस कर लो, मुझे लग रहा है जितने बैठे हो ना सब एक एक बात तो बता दोगे, जितने बैठे हो, सोच नहीं रहे तुम। हाँ, शुरुआत करो बाबू, एरियाज बताओ जहां एज है, ऐसे एरियाज बताओ जहां इंडिया के पास एच है, ठीक है ना बाबू। एजुकेशन और इंफ्रा, अच्छी बात। और हेल्थ, हेल्थ सबसे पहला पॉइंट लिखना, डिफेंस में बहुत बड़ा एज है इंडिया के पास। दूसरी बात जो अभी आपके दिमाग में नहीं है, पागल हो क्या यार,
बाबू डिफेंस, दूसरा स्पेस रिसर्च। यार हमारी जैसी ऑर्गेनाइजेशन है क्या, इसरो जैसी बात है क्या किसी में? ठीक है ना बाबू, वर्ल्ड में भी नहीं है, नासा भी नहीं है कुछ इसरो के सामने। ठीक है ना, डिफेंस टेक्नोलॉजी स्पेस। अभी आपने एक एजुकेशन की बात करी, मैं उसका एक फैक्टर बता देता हूं, सुन लो बाबू। हर साल इंडिया में साइंस से 5,000 लोग पीएचडी करते हैं। पाकिस्तान में टोटल स्टॉक पीएचडी का साइंस में 5,000 नहीं। बाबू जितनी पॉपुलेशन है उनकी 22 करोड़ लोग, वहां टोटल 5,000 पीएचडी नहीं है साइंस में। और इंडिया में हर साल 5,000 से ज्यादा लोग पीएचडी करते हैं साइंस में। ये एजुकेशन का एज है, इतना बहुत है। डिफेंस, स्पेस टेक्नोलॉजी, एजुकेशन, इंफ्रा, इनको ही एक्सप्लेन करना है। बाबू लिखा जाएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन है, पढ़वाना नहीं है। ये बताओ, मैंने लिख दिया, अब पढ़ो। एक आध क्वेश्चन ये मैंने पहले कहा था, पीपल प्रेफर टू हैव अ मेल चाइल्ड इन मेनी डेवलपिंग कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया, चाइना, पाक। व्हाई इज सच अ फिनोमेना विटनेस्ड इन दीज कंट्रीज? बाबू हैंड रेस करना, और मैं बता रहा हूं बड़ा सिंपल लॉजिक है। डोंट थिंक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, बिल्कुल ऑर्डिनरी सोचो, आंसर आ जाएगा। क्यों प्रेफरेंस देते हैं मेल चाइल्ड को, बस ये सोचो। बस और कुछ नहीं है बेटा। यही सोचते हैं डेवलपिंग कंट्री में कि क्या होगा बेटा, अगर बेटी हुई है तो ये कभी भी मेरी फ्यूचर में फाइनेंशियली हेल्प नहीं करेगी, ये तो किसी और घर चली जाएगी, खत्म कहानी। बस इतनी सी ही बात है, उसी को ही बहुत लंबा चौड़ा इन्होंने किया। ठीक है ना। इन्होंने एक बात लिखी, बहुत अच्छी लगी मुझे बाबू। इन्होंने एक बात लिखी जो मुझे बहुत अच्छी लगी कि ना, ये कहते हैं कि कई पिक्चर बुक आप देखो जहां पर फैमिली ट्री होता है ना, फैमिली ट्री में ना बेटे के साथ बहू की फोटो है, बेटे के साथ ना उसकी बहन की फोटो नहीं है कभी भी। मतलब वो को पार्ट ही नहीं समझा जाता फैमिली का, कि भैया वो तो चलो दूसरे घर चली जाएगी, उसका तो साइड ही करो। ठीक है जी, ये 1 मिनट पढ़ना फटाफट से बाबू, 1 मिनट लगाओ, फटाफट से पढ़ो बाबू। ठीक है, और मैं आपको बता देता हूं, मैंने भी भैया बहुत बुकों में मत्था बच्ची करके ये लिखे हुए हैं। अगर आप ये पढ़ दो ना, बस मुझे लगता है ये मैंने कभी हेड क्वार्टर नहीं लिखवाया, बाकी यहां तक हर वर्ड तुम्हें पता होगा। अब पता लग गया हेड क्वार्टर। पर वही है ना यार, कितना टिकाओगे, छोटी सी बुद्धि है। ठीक है जी। HDI, अरे कुछ नहीं भैया, पढ़ना ही नहीं है, मैं कौन सा पढ़वा रहा है HDI, पढ़ना जी। बाबू 1979 में वन चाइल्ड पॉलिसी लेकर आया चाइना, जिसकी वजह से वो कहता है कहीं ना कहीं जिम्मेदार है कि सेक्स रेशो गिर गई है। 949 फीमेल्स है पर 1,000 मेल्स। ये वन चाइल्ड पॉलिसी जिम्मेदार है। कोई बताएगा क्यों? बाबू ये तो मैं बता देता हूँ, 100% जिम्मेदार है। ठीक है ना। अब सोचना आपको है कि क्यों। इसकी वजह से जेंडर रेशो पे क्या इंपैक्ट पड़ा बेटा, जेंडर रेशो पे ये इंपैक्ट पड़ा। कहने की बात है, आप कितना ही कह लो भैया कि इलीगल होता है जांच कराना कि लड़का है लड़की, भैया लोग एडजस्टमेंट कर देते हैं, पैसे खर्च लेते हैं, जांच हर जगह हो जाती है। पता लगा जी, एक ही चाइल्ड कर सकते हो और वो फीमेल है, चलो जी अबॉर्ट करा दो। मेल है, चलो जी जन्म दे दो उसको। यही तो कारण है, और क्या। समझ में आती है बेटा बात? क्लियर है? बढ़ाएं बात को आगे, चलो। तो एच डी आई के सभी इंडिकेटर्स दिए हुए हैं, और उसके बाद कुछ क्वेश्चन है, पढ़ना जरा। आइडेंटिफाई वन इंडिकेटर, वन इनकम इंडिकेटर एंड वन हेल्थ इंडिकेटर। देखो एक सेकंड सुनो, पहले बी पोर्शन पढ़ लेना, तब लिखना इसका आंसर, जल्दी ना मचाओ। कंपेयर इंडिया एंड चाइना ऑन द बेसिस ऑफ एनी ऑफ द इंडिकेटर आइडेंटिफाइड अबव इन पार्ट ए।
पार्ट ए में जो लिखा है ना आपने इंडिकेटर, उसके बेसिस पे कंपेयर करना है इंडिया और चाइना को। मैं आपको बता देता हूं, ये क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता था बेटा, इंडिकेटर कोई ना दिया होता, इनकम इंडिकेटर क्या लिखोगे, जीडीपी पर कैपिटा, जिसका स्टैट याद है वही लिखना, ठीक है ना। दूसरा बाबू, हेल्थ इंडिकेटर में लाइफ एक्सपेक्टेंसी से अच्छा कुछ नहीं मिलेगा। कहीं लिखा हो भैया इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, पता है आपको, कंपेयर कर दो इंडिया चाइना को, लाइफ एक्सपेक्टेंसी का ही तो स्टैट याद कराया मैंने, तो लिखना वही ताकि कंपेयर कर पाओ। ये क्वेश्चन आ सकता है, ध्यान रखना, और बिना स्टैट के आ सकता है चलो बाबू, टेबल दिमाग में है ही, एनालिसिस कर दोगे, मुझे पता ही है, कोई जरूरत नहीं है मुझे पढ़वाने की आपको। चलो यार, दो चार क्वेश्चन तो करा दे, मैं पहले देख लूं कितने हैं, दो तीन ही हैं, चार, आज ये सीखी विचारों ने क्या है। चलो रखते हैं, आज के लिए इतना ही है, बाय बाय।